गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम चैप्टर 3 को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपके दो टॉपिक रह गए थे, दैट इज वर्क ऑफ आइस एंड वर्क ऑफ विंड। आज हम उनको कवर करेंगे और कुछ रिटन वर्क भी करेंगे। वर्क ऑफ आइस मीन्स ग्लेशियर। ग्लेशियर्स का मतलब होता है रिवर ऑफ आइस, ऐसी रिवर है जो आइस के मेल्ट होने से बनी है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं इसमें आपके दो टॉपिक है, लेक और ग्लेशियल मोरन। पहले हम लेक पढ़ते हैं, लेक कैसे फॉर्म होती है ग्लेशियर की वजह से। ये है रॉक, इनके बीच में आप देख रहे होंगे ये स्पेस है। जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो क्या होता है, वो मेल्ट होकर के पानी के फॉर्म में आ जाते हैं, वाटर फॉर्म में आ जाते हैं। तो वाटर जितनी भी सारी चीजें अपने साथ इरोड करके हुए लेकर आता है, सॉइल को, स्टोन को, सारी चीजों को अपने साथ इरोड करके ले जाता है। एक और बार समझ लीजिए, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वो वाटर फॉर्म में आ जाते हैं, और वाटर जब इन माउंटेन के बीच से होकर के निकलता है, इन माउंटेन के साइड से होकर के निकलता है, तो क्या है, वो अपने साथ स्टोन, सॉइल, सारी चीजों को इरोड करते हुए अपने साथ बहा करके ले जाता है। इसमें आपका बुलडोजिंग ऑफ सॉइल्स लिखा है ना, तो वो सारी चीजों को इरोड करते हुए ले जाता है। तो ये जो रॉक्स हैं, इनके बीच में क्या हो जाता है, होलो जोन रह जाता है, एक होलो बन जाता है। होलो का मतलब होता है गड्ढा, एक तरीके से वो बन जाता है। तो जब बर्फ मेल्ट होकर के क्या होता है, इनमें वाटर इकट्ठा हो जाता है। इन होलो में जब बर्फ फिर दोबारा मेल्ट होती है तो इनमें आकर के वो इकट्ठा हो जाता है, इससे लेक फॉर्म होती है। एक और बात समझ लीजिए, वाटर के थ्रू बहुत सारी चीजें इरोड हो जाती हैं और फिर ये होलो जोन एम्प्टी हो जाते हैं, खाली रह जाते हैं, तो इनमें पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है। वो पानी कहाँ से आया, मेल्ट, आइस के मेल्ट होने से। तो जब वो पानी इन गड्ढों में भर जाता है, इन होलो को कवर कर लेता है, तो डीप हॉलो, होल नहीं हॉलो, ठीक है, डीप हॉलो को कवर कर लेता है, तो क्या होता है, लेक फॉर्म होती है इस तरीके से हमारी। ठीक है, अब इसमें सेकेंड है ग्लेशियल मोरेन। ग्लेशियल मोरेन का मतलब होता है जब वाटर सारी चीजें इरोड करके ले जा रहा है अपने साथ, तो जाहिर सी बात है वो कहीं जा करके उन्हें डिपॉजिट भी करेगा। वाटर माउंटेन के बीच में से होकर के सारी सॉइल को, स्टोन को अपने साथ क्या होकर ले गया, इरोड करके ले गया, तो एक जगह पर जाके वो डिपॉजिट भी करेगा उस चीज को, और जब डिपॉजिट करेगा तो उसे हम कहेंगे ग्लेशियल मोरेन। ठीक है, वो जो डिपॉजिशन है बाय द ग्लेशियर ऑफ एनी सेडिमेंट, एनी स्टोन, बिग और स्मॉल, दैट इज नोन एज, दैट इज फॉर्म ग्लेशियल मोरेन। ठीक है, लेक जब वाटर इन होलों में इकट्ठा हो जाता है ग्लेशियर के मेल्ट होने से, तो लेक फॉर्म होती है। ग्लेशियल मोरेन जब इरोड करके ये सारी चीजें, जैसे कि सॉइल वगैरह कुछ भी चीजें हो सकती है, इरोड करके कहीं जाकर के डिपोजिशन किया कर, इकट्ठा कर दिया गया, किसके द्वारा, डिपॉजिट कर, ग्लेशियर्स के द्वारा, उसे कहते हैं हम ग्लेशियल मोरेन। ये था वर्क ऑफ आइस, मतलब आइस का क्या काम होता है। नेक्स्ट है आपका वर्क ऑफ विंड, कि विंड का क्या काम होता है। वर्क ऑफ विंड में एक टॉपिक दे रखा है, सबसे पहले आपका मशरूम रॉक। मशरूम की जो शेप होती है वो बेटा कुछ ऐसे होती है, कुछ ऐसे होती है। तो ये जो शेप है वो फॉर्म कैसे हुई है, डेजर्ट एरिया में जब भी विंड ब्लो होती है, यानी बहती है, चलती है, तो वो क्या करती है, पहले सबसे पहले लोअर सेक्शन की मिट्टी को उड़ाती है। कहीं भी रेत पड़ी है तो सबसे पहले वो लोअर सेक्शन की मिट्टी को उड़ाएगी, फिर वो अपर सेक्शन की मिट्टी को इरोड करना स्टार्ट करती है। जब लोअर सेक्शन की मिट्टी को ज्यादा कवर करती है, ज्यादा ब्लो करती है, तो जो लोअर पार्ट होता है वो कैसा हो जाता है, नैरो, और जो अपर पार्ट होता है वो कैसा हो जाता है, वो ब्रॉड हो जाता है। तो इसी वजह से ये रॉक की शेप है वो कैसी बनती है, मशरूम जैसी बनती है। एक और बात सुन लीजिए कि मशरूम रॉक कैसे फॉर्म होती है। जब विंड डेजर्ट एरिया में ब्लो होना स्टार्ट करती है, ब्लो का मतलब बहना स्टार्ट करती है, तो वो पहले जो लोअर सेक्शन है वहां की मिट्टी को फ्लो उड़ाना स्टार्ट करती है।
इरोड करना स्टार्ट करती है, बाद में अपर सेक्शन की मिट्टी को इरोड करती है। अब जब ज्यादा इस सेक्शन की मिट्टी को ज्यादा इरोड करेगी तो क्या होगा, ये लोअर हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा नैरो होता जाएगा और ये अपर ही रह जाएगा। इसलिए रॉक्स जो यहाँ पे फॉर्म होती हैं वो क्या होती है, मशरूम शेप में होती है, मशरूम शेप में बनती है। ठीक है, इसमें सेकंड टॉपिक है आपका वर्क ऑफ विंड में सैंड ड्यून। सैंड ड्यून मशरूम रॉक किस तरीके से फॉर्म होती है, क्योंकि जब एयर जो है वो लोअर सेक्शन की मिट्टी को पहले इरोड करती है, इसलिए जो लोअर सेक्शन है किसी भी माउंटेन का वो नैरो रह जाता है और ये अपर सेक्शन बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि इसको कम वो इरोड करती है अपर सेक्शन को, लोअर सेक्शन को ज़्यादा करती है। सैंड ड्यून, अब जब रेत कहीं से भी इरोड होती है, रेत सॉइल कहीं से भी इरोड होती है तो क्या होगा, एक जगह पर जाकर के वो डिपॉजिट भी होगी, लेयर वाला लेयर, इस तरीके से वो डिपॉजिट भी होगी, पहले फर्स्ट लेयर डिपॉजिट होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी, फोर्थ, इस तरीके से लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होगी। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर लाइक वो बन गई, रॉक बन गई। इसको हम स्ट्रक्चर रॉक भी कहते हैं और सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। सिंपली सी बात है, अगर कोई भी चीज कहीं से इरोड हुई है तो वो कहीं जाकर के डिपॉजिट भी होगी, और डिपॉजिट कैसे होगी, लेयर बाय लेयर, एक के ऊपर पहले यहाँ पे पहले लोअर सेक्शन मिट्टी होती है, फिर अपर, फिर अपर, फिर अपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, लेयर के ऊपर लेयर डिपॉजिट होती है। तो इसी को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर बन जाए उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, मशरूम रॉक, सैंड ड्यून और इसमें एक लॉय। ठीक है, जब मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, फाइन एंड स्मॉल स्मॉल होते हैं, तो क्या है, वो रेत बहुत दूर तक जाकर के डिपॉजिट होती है। जब सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फाइन हो, स्मॉल हो, सॉइल बहुत ज्यादा लाइट हो, तो वो बहुत दूर तक उड़ करके जाएगी, बहुत दूर तक के उड़ करके जाएगी, तो बहुत दूर डिस्टेंस को कवर करेगी और दूर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पर जाकर ही डिपॉजिट होगी। जो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर के डिपॉजिट होती है उसे हम कहते हैं लॉय। ठीक है, एक बार फिर से सारे टॉपिक समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। लॉयस क्या कहते हैं, जब हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्की होती है, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो वो बहुत दूर तक उड़ के जाती है, बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर के डिपॉजिट होगी। जब कोई भी सॉइल लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर के डिपॉजिट होती है उसे हम लॉयस कहते हैं। सैंड ड्यून, जब कोई भी चीज़ इरोड हुई है तो ये एक नेचर का फिनोमिना है कि कोई चीज़ इरोड हुई है तो वो कहीं ना कहीं जाकर के डिपॉजिट भी होगी। इरोड हो करके किसी भी जगह पर क्या हो रहा है, वो एक लेयर में डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये पता है आपको, पहले मिट्टी सबसे पहले बेस पर आएगी, फिर अपर लेयर बनाएगी, फिर अपर लेयर, फिर अपर लेयर, इस तरीके से लेयर में डिपॉजिट होगी, उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। मशरूम रॉक क्यों फॉर्म होती है डेजर्ट एरिया में, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया की विंड, जो डेजर्ट में विंड ब्लो करती हैं वो क्या है, सबसे पहले लोअर सेक्शन को, जैसे कि कोई माउंटेन है, आप समझ लीजिए रेत की रॉक के, सॉरी सैंड, मतलब सैंड की रॉक है, तो क्या होगा, जो यहाँ विंड ब्लो होगी तो वो पहले लोअर सेक्शन, ये रॉक सैंड से बनी हुई है, ठीक है, तो लोअर सेक्शन को पहले अपने साथ बहाएगी, मतलब अपने साथ पहले लोअर सेक्शन को लोड करेगी, अपर सेक्शन को बाद में। सिंपली आप समझिए, पहले ये रेत यहाँ से उड़ेगी, यहाँ से उड़ेगी, तभी तो अपर पे जाएगी, और जब यहाँ से रेत उड़ रही है लोअर सेक्शन से, तो जाहिर सी बात है इसका जो लोअर सेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, नैरो, क्योंकि रेत तो उड़ के चली गई, और अपर सेक्शन कैसा हो जाएगा, ब्रॉड। तो ये हो गई मशरूम शेप में रॉक फॉर्म हो गई हमारी, क्योंकि पहले जो विंड है उन्होंने लोअर सेक्शन को इरोड करना स्टार्ट किया है, लोअर के बाद धीरे 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 वो अपर सेक्शन पे जाएंगी, तो रॉक इसलिए यहाँ पे मशरूम शेप
ये आज आपका चैप्टर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी पैराग्राफ के रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन आप इसको कलेक्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को कि हम बाद में पूछेंगे, इस तरीके से। अब हम करेंगे इस चैप्टर के हार्ड वर्ड। ज्योग्राफी के लिए आप नोटबुक इंटरलीव्ड वाली बनाएंगे बेटा, और ज्योग्राफी की नोटबुक हमेशा सेपरेट बनती है। सिविक्स और हिस्ट्री की नोटबुक आप एक साथ बनाएंगे। सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस। आप नोट करते जाइए हार्ड वर्ड। Due to the lack of space, that's why I'm writing like this, but you have to write like this. Okay, see, जैसे मैं आपको 6 क्लास में भी दिखाती हूँ, इस क्लास में भी लिखाया, उसी तरीके से पैटर्न में करेंगे। फर्स्ट लाइन यहाँ करेंगे, फिर सेकंड को रिमेनिंग वन है वो अदर पेज पे करेंगे। इस तरीके से नहीं लिखिएगा। ओके, लिथोस्फेयर, सरफेस ऑफ द अर्थ, LITHOSPHERE, लिथोस्फेयर, द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर मतलब कोई भी चीज सब सर्कुलर में घूमती है। एंडोजेनिक, ये बेटा आई है। ठीक है, ENDOGENIC, एंडोजेनिक। मैं इसलिए आपको रिपीट कर रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर कोई लेटर आपको समझ में ना आए तो आपको समझ में तो। एंडोजेनिक मतलब इंटीरियर फोर्स ऑफ द अर्थ। एक्सोजेनिक, EXOGENIC, एक्सोजेनिक मतलब आउटर फोर्स ऑफ द अर्थ, सच एज फ्लड, ओके, स्टॉर्म, दैट इज what will become in endogenic force? Earthquake, volcano. Epicenter, 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 the above point of the focus. ठीक है, वाइब्रेशन, VIBRATION, वाइब्रेशन मतलब झंझनाहट। MEANDERS, meanders, twists and turns of the river। PREDICTION, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है व्हेन वी थिंक अबाउट आवर फ्यूचर, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, दैट थिंग। एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब होता है विचित्र, वरिड। जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो फिशेस का जो फिश होती है उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, एजिटेटेड हो जाता है, मतलब वो बहुत अलग सा बिहेव करने लगती है। डिपोजिशन, डिपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज का इकट्ठा होना। DEPOSITION, डिपोजिशन। इरोडेड, ERODED, इरोडेड। इरोडेड का मतलब
किसी चीज़ को मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे यहाँ से कोई चीज़ ट्रांसफ़र होके ये तो डिपॉज़िशन हो गया इन डिपॉज़िट, लेकिन यहाँ से उड़ करके गई, हटी, रिमूव होना मतलब। टम्बल, TUMBLE, टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना। जब कोई मतलब चलता है ऐसे लड़खड़ा करके उसे कहते हैं। कल हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और मे बी हम इसके वेरी शॉर्ट करेंगे और मे बी शॉर्ट भी कवर अप करें। तो आप वेरी शॉर्ट और कीवर्ड्स करेंगे, ठीक है। कल इसके कीवर्ड्स और वेरी शॉर्ट करेंगे, ओके। आप किसी भी वर्ड को कलेक्ट ना करिएगा बेटा, अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी चीज़ ये नहीं कि आप बिल्कुल भी हार्ड वर्क ना करें, पढ़ें ना उसको, तो ये आप पर बर्डन होता जाएगा, आप पर ही सिलेबस आपका इकट्ठा होता जाएगा। गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज के लिए नहीं, फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर के रिटन वर्क में।